सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 501 से आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 500 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अगर जिन भी प्रशिक्षुओं ने ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 501 से देखते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस घूम फिर के कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है। तो जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं या फिर जो टेट होते हैं अलग अलग राज्यों के, सीटेट का एग्जाम होता है, उन्हीं में से ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 से। शिक्षण की आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है या उपरोक्त सभी। तो आगमन विधि को क्या कहते हैं? हम खोज विधि भी कहते हैं, यानी कि जो चीजें हमें पता है उनको आधार बना करके जो चीजें हमें नहीं पता है हम उनको ढूंढ लेते हैं। तो स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब ऐसी चीजें जो हमें दिखाई, स्थूल का मतलब मूर्त, मूर्त यानी कि मूर्ति जो हमें दिखाई देती है। कोई भी चीज हमें अगर सामने दिखाई दे रही है तो वो क्या है? स्थूल है। जो दिखाई दे रही है वो स्थूल है, जो सूक्ष्म है वह दिखाई नहीं। जैसे कि अगर कोई सूक्ष्म जीव जंतु है जिनको हम अपनी आंख से नहीं देखते तो किसका प्रयोग करते हैं? हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं ना। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, ये आगमन विधि सही है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ती है, यह भी सही है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 502 है, किस विधि में 5 पद हैं? कौन सी विधि है जिसमें 5 पद हैं? प्रोजेक्ट, हर्बर्ट, ब्लूम या सुकराती विधि? दोस्तों, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है। आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में मैंने सारे के सारे टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिया, वो भी अपने हाथों से लिख करके मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। सारी क्लासेस मैंने ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मनोविज्ञान की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 503 पर आते हैं। निगमन विधि चलती है तो आगमन की ठीक उल्टी होती है निगमन विधि। तो जो निगमन विधि होती है इसमें हम क्या करते हैं? कोई नियम हमें पता है, उसी नियम को आधार बना करके हम बहुत सारे सवालों को हल कर लेते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब हमें ये पता है तो इसके आधार पर अगर ए की जगह पर हमें 4 देता है, बी की जगह पर हमें 2 देता है, इस तरीके से, तो हम क्या कर लेंगे? इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे? हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर इस सूत्र की मदद से क्या हो गया? ये क्वेश्चन को इजी हो गया सॉल्व करना। तो इस तरीके से ये जो नियम होते हैं वो हमें क्या करते हैं? नियम अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते। तो जो निगमन विधि है उसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। एक नियम टीचर ने बता दिया, फिर उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल देकर के सवाल लगवा दिए। तो दोस्तों, जो निगमन विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं? हमें एक टीचर ने एक एग्जाम्पल, एक सूत्र बता दिया या एक नियम बता दिया और उसी नियम पर हम क्या कर रहे हैं? सवाल को लगाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि नियम से हम उदाहरण की ओर किस में जाते हैं? निगमन विधि में। वैसे भी आप याद रखते हो निगमन विधि नियम से, यहाँ पर देखिए नियम, यहाँ पर नी और नी, तो निगमन विधि यानी कि नियम से स्टार्ट होती है। जो आगमन विधि होती है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर ये कहें कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं हम निगमन विधि में, आगमन विधि में, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ना से नियम और ना से निगमन, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 504 है, निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है समय की बर्बादी, सत्य परीक्षण में असफलता, रटने की आदत डालना या कोई नहीं। दोस्तों, निगमन विधि में फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मूले हमें याद करने पड़ते हैं। तो इसमें रटना पड़ता है, यानी कि नियमों को हमें याद रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, रटने की आदत डालना। यह निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। क्वेश्चन नंबर 505 पर आते हैं। उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाले पाठ हैं। उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाले पाठ हैं आगमन, निगमन, विकासात्मक या उपरोक्त सभी।
दोस्तों एग्जाम्पल देने के बाद जब हम नियम निकालते हैं तो ये होता है आगमन विधि। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। तो निगमन नियम, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में और उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 506 है, आगमन विधि मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आगमन विधि होती है वो मस्तिष्क का विकास भी करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी भी बनाती है, लेकिन यह समय भी अधिक लेती है क्योंकि बच्चा इसमें खोज विधि के द्वारा सीख रहा है, इसलिए इसमें समय लगता है। तो ये एक वीक पॉइंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चा सीखता बहुत है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था कि समय की बर्बादी करती है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था कि समय अधिक लगता है, क्योंकि बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो वह समय की बर्बादी तो हम कहेंगे नहीं, वह तो समय ले रहा है लेकिन वह कुछ सीख रहा है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, समय अधिक लगता है ना कि समय बर्बाद होता है। तो मस्तिष्क का विकास होता है, समय अधिक लगता है और बालक को सीखने की प्रक्रिया में यह विधि सहभागी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507 है, सामूहिक शिक्षण प्रायः शिक्षक छात्र संपर्क कम करता है, कक्षा केंद्रित होता है, व्यक्तिक भेद का पालन नहीं कर पाता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सामूहिक शिक्षण का मतलब है एक क्लास में 40 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अब 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 35 मिनट का पीरियड है, तो इस इतने समय में टीचर को क्लास में लेसन भी पढ़ाना है, बच्चों को काम भी देना है, उनकी कॉपियां भी चेक करनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इतने कम समय में इतने सारे बच्चों पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता है और ये होता है सामूहिक शिक्षण। तो यह क्या होता है, शिक्षक छात्र संपर्क कम, क्योंकि अगर टीचर 35 मिनट में अगर सारे के सारे बच्चों का काम चेक करे या सारे के सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछे तो ये संभव नहीं हो पाता है इस 35 मिनट में। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक छात्र संपर्क है, क्योंकि अगर 40 बच्चे तो मुश्किल से 10 बच्चों से ही टीचर कांटेक्ट बना पाता है क्लास में एक टाइम में या एक पीरियड में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षक छात्र संपर्क कम रहता है और कक्षा केंद्रित होती है या शिक्षा, और व्यक्तिक भेद का पालन नहीं कर पाती, यानी कि कौन सा बच्चा किस व्यक्तित्व का है और कौन से बच्चे को किस तरीके से शिक्षा दी जाए यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 508 पर आते हैं, व्यक्तिक शिक्षण विधि समय और शक्ति का अपव्यय करती है, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो व्यक्तिक शिक्षण विधि होती है, जैसे कि एक टीचर हैं वह एक बच्चे को केवल एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें समय और शक्ति का अपव्यय होता है। एक टीचर केवल एक ही बच्चे को 2 घंटा पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं था, क्योंकि एक बच्चा है तो वह कंपटीशन किससे करेगा। इसके अलावा सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती, टीचर स्टूडेंट के बीच में कोई और है ही नहीं, केवल टीचर स्टूडेंट है। और इसके अलावा अब जब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो आपस में उनका भी कांटेक्ट होता है, वो आपस में दोस्त बनाते हैं, दूसरे के साथ खेलते हैं, दूसरे के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन जब केवल एक ही बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं तो सामाजिकता तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि बच्चा किसी और कांटेक्ट में है ही नहीं केवल टीचर के अलावा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 509 पर आते हैं, खेलों में बच्चे किस बात का ध्यान नहीं रखते, आयु भेद, यौन भेद, जाति भेद या उपरोक्त सभी। तो जब बच्चे खेल खेलते हैं तो आयु भेद यानी कि कौन सा बच्चा कितना बड़ा है कौन सा छोटा है, इसका भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आयु भेद यही राइट आंसर भी होगा। इसके अलावा यौन भेद, जाति भेद, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर छोटे बच्चों की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं खेलों में यह आयु का भेद नहीं करते, यानी कि कौन उनसे बड़ा है कौन छोटा है, यौन भेद नहीं करते यानी कि कौन लड़का है कौन लड़की है, जाति भेद नहीं करते, आपस में सब मिलकर के खेलते हैं, तो इन सब बातों का वह ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर छोटे बच्चों की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे आपस में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 510 पर आते हैं, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों को खंडों में बांटकर या उपरोक्त सभी। तो अशुद्ध उच्चारण को हम सुधार सकते हैं कैसे, पुनरावृत्ति के द्वारा, यानी कि बार बार बच्चों को सही
उच्चारण करवा करके शब्दों का, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराएंगे, यानी कि जो शब्द बच्चा उच्चारित नहीं कर पा रहा उसी के समान शब्दों को उससे उच्चारित करने को कहेंगे उसे, तो इस तरीके से वह उस शब्द को भी सही से उच्चारित कर लेगा। और शब्दों को खंडों में बांट कर बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि अगर एक बड़ा शब्द है तो बच्चा उसको नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसको आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उसको पढ़ने को कहेंगे तो आसानी से बच्चा पढ़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 511 पर आते हैं। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, मूल्यांकन करता होता है, केवल दर्शक होता है या कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं वह क्या होते हैं, वह मार्गदर्शक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 512 पर आते हैं। खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ है खेल द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ होता है कि खेल क्रियाओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 513 है। विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विज्ञान पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ड्रिकाली पद्धति, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि या आगमन विधि। दोस्तों विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वह है प्रयोगशाला विधि, क्योंकि जो विज्ञान विषय है वो प्रयोग करके ही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 514 है। ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी विज्ञान में, भाषा में, कला में या उपरोक्त सभी में। तो ह्यूरिस्टिक विधि है जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, सबसे अधिक उपयोगी है विज्ञान विषय में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 515 पर आते हैं। कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है, यह नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। तो शिक्षण की यह कौन सी विधि है? जैसे कि एक टब है, उसमें आपने एक टुकड़ा डाल दिया, या मान लीजिए आपने लूडो का जो पासा होता है उसको डाल दिया, इसको डाल दिया। तो ये जो लूडो का पासा आपने इस बर्तन में डाला है जिसमें पहले से जल है, तो जैसे ही आप इसमें डालोगे इसको, जैसे ही आपने इसको इसमें डाला तो इससे होगा क्या, जैसे ही आपने इसको डाला इसमें, यह अपने आयतन के बराबर जल क्या कर देगा, बाहर गिरा देगा। क्योंकि ये पूरा बर्तन भरा हुआ है, तो ये जैसे ही इसको आप डुबाओगे इसमें, यह अपने आयतन के बराबर जल को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर यह नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया था। तो शिक्षण की कौन सी विधि है? यानी कि शिक्षक ने पहले यह नियम बता दिया कि कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से यह नियम उन्होंने बता दिया। तो नियम बता दिया, इसके बाद अगर प्रयोग कर रहे हैं तो नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम निगमन विधि कहेंगे। तो नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं या नियम से प्रयोग की ओर जा रहे हैं तो यह निगमन विधि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। आपको मैंने बताया भी कि अगर नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, निगमन विधि होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 516 है। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके या देखकर। तो छात्र सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं स्वयं करके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 517 है। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? चयन के सिद्धांत पर, प्रेरणा के सिद्धांत पर, नियमीकरण के सिद्धांत पर या कर के सीखने के सिद्धांत पर। तो जो प्रोजेक्ट विधि है यह कर के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 518 पर आते हैं। निम्नांकित में से विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? समस्या विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो अभी आपने देखा है कि विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि होती है ह्यूरिस्टिक विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों आपने एक क्वेश्चन और देखा था जिसमें आपने देखा था कि विज्ञान विषय को सीखने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो उसमें प्रयोगशाला विधि दी थी लेकिन ह्यूरिस्टिक विधि नहीं दी थी। तो इसीलिए यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि दी है, इसलिए हम इसको सही लगा रहे। अगर यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि नहीं दी गई होती तो हम प्रयोगशाला विधि को ही सही लगाते। तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि भी सही होगा, ह्यूरिस्टिक विधि भी सही होगा। लेकिन अगर ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि खोज विधि अगर दी हुई है तो ऑप्शन को हम खोज विधि को ही सही लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 519 पर आते हैं।
छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि? तो छात्रों को सबसे अधिक अवसर इनमें से कौन सी विधि में मिलता है? प्रश्नोत्तर विधि में मिलता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन बच्चे भी पूछते हैं शिक्षक से और शिक्षक भी बच्चों से पूछते हैं। तो इस तरीके से जो पढ़ाई है वह सार्थक सिद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 520 पर आते हैं। शिक्षण विधियों से शिक्षण रोचक हो जाता है, छात्रों का मन पढ़ाई में लगा रहता है, शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण विधियों से क्या होता है? शिक्षण रोचक हो जाता है, इसके अलावा शिक्षण प्रभावशाली भी हो जाता है और छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगा रहता है। तो सबसे अधिक अगर यहाँ पर हम सही ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 521 पर आते हैं। बच्चों को प्रायः वे बातें याद रहती हैं जिन्हें वे टीवी पर देखते हैं, स्वयं करते हैं, सुनते हैं या स्वयं पढ़ते हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा कौन सी बातें याद रखती हैं? आप लोग सोचिए, सबसे अधिक बातें बच्चों को वही याद रहती हैं जो बच्चों ने खुद किया होता है, यानी कि जो उन्होंने स्वयं किया होता है, जो उन्होंने खुद करके सीखा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद 522 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? तो व्याकरण शिक्षण की कई सारी विधियां हैं, जिसमें अनौपचारिक विधि, सूत्र विधि, आव्याकृति विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि और समवाम विधि आती है। दोस्तों यहाँ पर हम राइट आंसर लगाएंगे निगमन विधि को, क्योंकि व्याकरण के नियमों का ही प्रयोग करके हम क्या करते हैं? अपनी भाषा को सही प्रकार से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन चूज करना था, इसलिए हमने निगमन विधि को चूज किया। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि आगमन विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसके अलावा सूत्र विधि, आव्याकृति विधि, भाषा संवर्ग विधि या भाषा संसर्ग विधि, ये सभी व्याकरण शिक्षण की विधियां ही हैं। क्वेश्चन नंबर 523 है। उपहार का संबंध है मांटेसरी विधि से, खेल विधि से, किंडरगार्टन विधि से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों उपहार का संबंध किससे है? तो दोस्तों उपहार का संबंध है किंडरगार्टन विधि से। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524 है। कक्षा शिक्षण में छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चाहिए दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग करना, पाठ के विकास में छात्रों का सहयोग, पाठ को रोचक बनाया जाना या उपरोक्त सभी। दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री का जितना अधिक से अधिक आप उपयोग करोगे, बच्चे उतना ही आनंद लेंगे आपके टीचिंग मेथड का, या आप जो पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाई गई टॉपिक में या पढ़ाए गए टॉपिक में आपको आपके अगर रुचि लेंगे बच्चे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और इसके लिए आप अधिक से अधिक श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा पाठ के विकास में क्या होता है? छात्रों को आप सहयोग करते हो, यानी कि जो पाठ है वो अच्छे से आगे बढ़ता है, लेसन बच्चों को समझ में आता है और पाठ को आप इंटरेस्टिंग बना पाते हो। तो इस तरीके से ये सारी बातें सही जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 525 है। तुलना विधि द्वारा विकास होता है सोचने की शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का, वर्गीकरण करने की शक्ति का या उपरोक्त सभी। दोस्तों तुलना हम क्या करते? तुलना करके हम क्या करते? दो चीजों का वर्गीकरण करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 526 है। बच्चे किसी वस्तु को खंडों में देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं, आवश्यकता अनुसार देखते हैं या संपूर्ण और खंडों में एक। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवश्यकता अनुसार देखते हैं। उनको जितनी जरूरत होती है वो उसी के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 527 पर आते हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों को अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? अपनी विधि में सुधार करेंगे, उन्हें गाइड से पढ़ने को कहेंगे, किसी और से पढ़ने को कहेंगे या ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे? तो अगर आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है और क्लास में अगर 40 बच्चे उसमें से केवल मुश्किल से 10 बच्चों को समझ में आया और 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको अपनी शिक्षण विधि में सुधार करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 528 पर आते हैं। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इसका निर्णय कौन करता है? तो क्लास में पढ़ाता कौन है? टीचर यानी कि अध्यापक। तो कितना पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, यह निर्णय
अध्यापक का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 529 है, कब पढ़ाया जाए का निर्धारण करने का आधार है नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों को कब पढ़ाया जाए, यह किस चीज का सिद्धांत है, यह नियोजन का यानी कि प्लानिंग का सिद्धांत है। बच्चों को कब कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, यह क्या है, यह प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 530 पर आते हैं, छात्र को कैसे पढ़ाया जाए इसका निर्धारण करने का आधार सिद्धांत क्या है। बच्चों को कैसे पढ़ाया, कब पढ़ाया जाए, नियोजन का सिद्धांत हो गया। कैसे पढ़ाया जाए, यह क्या होगा, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या उद्देश्य का सिद्धांत। तो यह हो गया चयन का सिद्धांत कि आपको क्या क्या चीजें चुन करके बच्चों को पढ़ानी है, कैसे पढ़ाना है, यह हो गया चयन का सिद्धांत। यानी कि यहाँ पर यह क्यों चयन का सिद्धांत है, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाने का मतलब है कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी शिक्षण विधियों का चयन करके पढ़ाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 531 पर आते हैं, यदि छात्र को जटिल से सरल की ओर पढ़ाया जाए तो जटिल से सरल की ओर, बच्चे को कठिन से सरल की ओर पढ़ाया जाए तो इससे क्या होगा, छात्र के मन में अरुचि पैदा हो जाएगी, उसे पाठ्य वस्तु समझ में नहीं आएगी, वह सरल और कठिन में अंतर नहीं कर पाएगा या उपरोक्त सभी। तो अगर बच्चों को आप कठिन से सरल की ओर ले जाते हो तो यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आपको पहले उन्हें जो चीजें उनको पता है आसपास की चीजें उनको क्या करोगे, आप रिलेट करके पढ़ाओगे। और अगर आप सबसे पहले कठिन चीजें ही उनको बताओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को सरलता से शुरुआत, जैसे बच्चों को अब जोड़ घटाना आ ही नहीं रहा, सीधे आप गुणा बच्चों को सिखाने लगे तो क्या बच्चों को समझ में आएगा, नहीं। एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 532 है, यदि छात्र किसी पौधे को पहचानता हो तो आप उसके विभिन्न अंगों और उसके कार्य के बारे में बताना चाहते हैं तो किस सिद्धांत की सहायता लेंगे। बच्चा क्या कर रहा है, पूरे पौधे को पहचान रहा है, पूरे पौधे को दिखाने पर वो पहचान जाएगा कि यह आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, किस चीज का पेड़ है, बच्चा देख करके पहचान जा रहा है। अब आपको क्या करना है, पेड़ के विभिन्न अंगों के बारे में बच्चे को बताना है, उसकी जड़ों के बारे में, उसके पत्तियों के बारे में, उसके तनों के बारे में। तो यह कौन सी विधि होगी, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि मूर्त वस्तु से अमूर्त की ओर या सूक्ष्म की ओर। यानी कि बच्चे को जो चीजें पता है आप उसी को आधार बना करके, जो चीजें उसे नहीं पता है आप उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 533 है, सरल से कठिन सिद्धांत द्वारा पढ़ाने का एक उदाहरण है। पहले यूनिसेफ, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, सौर मंडल के बाद चांद तारे, पहले प्रश्न हल करके सूत्र बताना या पहले अलाउद्दीन खिलजी और बाद में उसकी नीतियों के बारे में बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बच्चों को बताएंगे फिर उसकी नीतियों के बारे में बताएंगे। तो यह क्या हो गया, पहले सरल से पहले किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे फिर उसके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, तो बच्चे आसानी से क्या कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 534 है, शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय एजुकेशन शब्द का जन्म एडुकेयर से हुआ है। यह शब्द किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का, लैटिन भाषा का, जर्मन भाषा का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है, जो एडुकेयर शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 535 है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है, एडम्स ने, फ्रॉबेल ने, ओबी स्मिथ ने या जॉन ड्यूबी ने। दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम्स रॉस। और शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा था, जॉन ड्यूबी ने कहा था। तो द्विध्रुवीय का मतलब शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र, जबकि जॉन ड्यूबी ने क्या माना था, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। आगे बढ़ेंगे हम, तो याद रखिएगा शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 536 पर आते हैं, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। तो त्रिध्रुवीय शिक्षा में कौन कौन आता है, मैंने आपको बताया, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 537 है,
शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूबी किस देश के निवासी थे? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या अमेरिका? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 538 पर आते हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत विकास। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन होना, यानी कि जब लगातार मूल्यांकन होगा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का तो शिक्षा का स्तर अपने आप ऊंचा उठेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 539 है, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? ज्ञान देना, जीविकोपार्जन, नैतिक विकास या मोक्ष की प्राप्ति? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 540 है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो वैदिक काल जिसे हम गुरुकुल पद्धति से शिक्षा भी कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका आरंभ किस संस्कार से होता था? शरणार्थी, प्रव्रज्या संस्कार, उपनयन संस्कार या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है उपनयन संस्कार। शिक्षा, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ बच्चों को उपनयन संस्कार बच्चों का होता था, जिसमें बच्चों को जो गुरु होते थे उनके करीब लेकर के जाया जाता था, यानी कि उनका उपनयन संस्कार वह करते थे, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ से प्रारंभ होती थी। क्वेश्चन नंबर 541 है, समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा, प्रव्रज्या, शरणार्थी या बिस्मिल्लाह रस्म? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसंपदा। समापवर्तन संस्कार के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा संस्कार, जो कि बौद्ध धर्म में होता है, यानी कि बौद्ध शिक्षा में या बौद्धकालीन शिक्षा में, और जो समापवर्तन संस्कार है यह गुरुकुल शिक्षण पद्धति में होता है। क्वेश्चन नंबर 542 है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में, मदरसे में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मुस्लिम काल में जो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की होती थी वो मकतब में होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 543 है, मुर्गा बनाने की प्रथा किस काल में प्रचलन में आई? ब्रिटिश काल में, प्राचीन काल में, मुस्लिम काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 544 है, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र किस सन में प्रकाशित किया गया? लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र किस सन में प्रकाशित किया? 1823 में, 1833 में, 1835 में या 1854 में? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 में। क्वेश्चन नंबर 545 है, छन्नीगढ़ का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स वुड ने, मैकाले ने, माउंटबेटन ने या सैडलर ने? आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या है, छन्नीगढ़ का सिद्धांत है। और यह दिया किसने है? मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने दिया। छन्नीगढ़ का मतलब क्या होता है? छन्नीगढ़ सिद्धांत का मतलब है कि समाज में जो उच्च वर्ग के, धनी वर्ग के लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ इन्हीं को शिक्षा दी जाए, इन्हीं को शिक्षित किया जाए, और जो शिक्षा है वो छन छन करके समाज के निचले तबके के लोगों तक पहुंचे। यह सोच थी किसकी? लॉर्ड मैकाले की, और इसे ही छन्नीगढ़ का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 546 है, अपव्यय और अवरोधन को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपव्यय और अवरोधन होता क्या है? अपव्यय और अवरोधन में अंतर मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता रही हूँ। अपव्यय का मतलब है कि बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, कक्षा 3 में पढ़ रहा है, 2 महीने आया स्कूल, उसके बाद तीसरे चौथे महीने में वो स्कूल आना बंद कर दिया, उसके बाद वह स्कूल ही नहीं आ रहा है, जिसे हम ड्रॉप आउट बच्चा भी कहते हैं, यानी कि अब वह विद्यालय आ ही नहीं रहा, उसने विद्यालय छोड़ दिया। और अवरोधन का मतलब कि कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि कक्षा 3 में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 3 से वह पास होकर 4 में पहुंच ही नहीं पा रहा, वो बार बार 1 साल 2 साल 3 साल वह कक्षा 3 में ही पढ़ रहा है, 3 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इन सब समस्याओं को सर्वप्रथम कौन सी समिति थी जिसने परिभाषित किया? हंटर आयोग द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा, हिंग समिति द्वारा, या जिसे हरटांग समिति भी कहते हैं, जाकिर हुसैन समिति द्वारा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हरटांग समिति द्वारा। हरटांग समिति ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था, तो इसको यहाँ पर हरटांग आप बना लीजिएगा। हरटांग समिति ने क्या किया था? इसको सबसे पहले परिभाषित किया था, अपव्यय और अवरोधन को। क्वेश्चन नंबर 547 पर आते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है किसी संस्था से, परिवेश से,
सुनियोजित ढंग से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवेश से। हम आस पास के लोगों से, अपनी मित्र मंडली से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिलेटिव से जो भी चीजें सीखते हैं अपने आसपास के परिवेश से, खेल के मैदान से, वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। टीवी से, मोबाइल से कोई चीज देख रहे हैं वो सब क्या है, अनौपचारिक है। और जो कक्षा में बैठ करके पढ़ाई होती है वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 548 है, इस समय शिक्षा किस सूची में है? तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा को हमेशा से ही समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 549 है, सर्वाधिक जटिल समस्या क्या है? प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की या उपरोक्त सभी की? तो जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है उसको कुछ भी नहीं आता है, शिक्षक उसके ऊपर बहुत बहुत मेहनत करते हैं, धीरे धीरे बच्चे को पढ़ना लिखना सारी चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है इसमें बहुत कठिनाइयां हैं और सबसे अधिक समस्याएं भी इसी स्तर पर आती हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट वीडियो को पढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय के वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ सारे क्वेश्चंस की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अधिक से अधिक लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और जा करके वहां से लाभ लीजिए सभी के सभी पीडीएफ का। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करते होंगे। अगर शेयर करेंगे तो इससे आपके फ्रेंड्स का भी फायदा होगा और आप सभी लोग साथ में आकर के वीडियोस को पढ़ेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें वीडियो के शुरू होने से पहले, ताकि आपके क्लास के आपके साथी भाई बंधु आकर के आपके साथ में पढ़े तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय के स्कूल थे, गुरुकुल, मकतब, मदरसे, उपरोक्त सभी? तो जिस समय आज यहाँ पर आवासीय विद्यालय है, इस प्रकार से जो गुरुकुल होते थे, मकतब, मदरसे, ये भी इसी प्रकार के होते थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान समय में जिस प्रकार से आवासीय विद्यालय है कि बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था थी गुरुकुल पद्धति में, जहां पर बच्चे गुरुकुल में जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे। जिस प्रकार से आजकल जैसे स्कूल में हॉस्टल्स होते हैं कि बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, वैसे ही गुरुकुल होते थे जहां पर बच्चे जाते थे और गुरु की शरण में ही वहीं पर पढ़ते थे, वहीं पर लिखते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पर सोते थे। तो गुरुकुल पद्धति में ऐसा होता था। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे, ऐसे ही सारे वीडियोस को भी देखते रहेंगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हम बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।